हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। या हम लिख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। पूरा लिख देता हूं मैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसका हाइड्रोलाइसिस किस टाइप से करते हैं बेटा। इसका हाइड्रोलाइसिस करने से पहले मैं दो टर्म्स है उसको डिस्कस कर रहा हूं। एक तो होता है हाइड्रोलाइसिस और दूसरा होता है हाइड्रेशन। किसका हाइड्रोलाइसिस होता है, किसका हाइड्रेशन होता है, ये बात करें पहले। हाइड्रोलाइसिस होता है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का। ये करेंगे अपन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और अगर बात करें हाइड्रेशन किस टाइप से कोवलेंट मॉलिक्यूल में, एग्जांपल भी दे देता हूं मैं। जैसे आपके पास में दे रखा है PCl3 है, मैंने ये सपोज कर लिया। हालांकि इसको मैं बताऊंगा बेटा कि कौन से मॉलिक्यूल में किस टाइप का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो एक जनरल में बात कर रहा हूं, यहां पर ये होगा हाइड्रोलाइसिस में H+ और OH-। तो फॉस्फोर से इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, OH है इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है, इधर से Cl निकलता है। किस फॉर्म में निकल रहा है, H+ यहां पे Cl है, ये क्या निकल गया HCl। तो यहां पर एक हट जाता है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा OH ऐसे। फिर ये प्रोसेस ऐसे आगे से आगे होती है, जिसको मैं आगे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। यहां पे सिर्फ ये बताया हाइड्रोलाइसिस होता है क्या। तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो इसके थ्रू देखो एक एटम निकल गया, उसकी जगह OH जुड़ गया, H जुड़ गया, ठीक है। ये तो होता है हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है बेटा इनऑर्गेनिक या आयनिक मॉलिक्यूल्स का, आयनिक मॉलिक्यूल्स में। जैसे बात करूं मैं NaCl, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने NaCl, ये आयनिक होता है Na+ और Cl-। जैसे वाटर में डालोगे तो सबसे पहले इसका आयनाइजेशन हो जाएगा। कैसे टूटेगा ये, Na+ और Cl- में। तो अब यहां पर वाटर इसके साथ में ऐसे नहीं होगा, NaOH HCl ऐसे नहीं बनाएगा, इसको चारों तरफ से हाइड्रेटेड कर लेगा, सराउंड कर लेगा। देखो ऐसे Na+ है, पोलर मॉलिक्यूल होता है ना वाटर, ऐसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे इसको सराउंड कर लेता है। पार्शियल नेगेटिव वाला पार्ट से ऐसे सराउंड हो जाएगा, इस टाइप से ऐसे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसे सराउंड करता जाएगा आगे से आगे से। तो यहां पे इसका क्या हो गया, हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं। ऐसे देखो क्लोराइड हो तो बेटा क्लोराइड में क्या होगा, Cl- तो H की साइड से वाटर में अपोजिट एक दूसरे को सराउंड करता है। पार्शियल नेगेटिव जो का पार्शियल पॉजिटिव, इस टाइप से इनमें अट्रैक्शन होगा। तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्रेशन। तो आपसे पूछा जाए कि किसका, जैसे ऐसे एग्जांपल दे दिया, किसका हाइड्रेशन होगा, किसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो बेटा कोवलेंट मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होता है अगर वो जो भी कंडीशन बताएंगे उसको फुलफिल करेगा, और आयनिक मॉलिक्यूल्स का हमेशा क्या होगा, हाइड्रेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब बताने कि हाइड्रोलाइसिस है वो कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, नोट कर लिए इसको। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस, कि हाइड्रोलाइसिस है वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। हाइड्रोलाइसिस है वो तीन मैकेनिज्म मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आपको। और बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ब्लॉक केमिस्ट्री आपको टफ लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि आपको केमिकल बॉन्डिंग के सारे कंसेप्ट नहीं पता होता, और जिसको पता होता है उसको नहीं लगती है। जैसे वहां पर रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोलाइसिस के, बच्चे उसको लर्न करते रहते हैं, याद करते रहते हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। वो सभी कंसेप्ट में आज एक साथ में बता रहा हूं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हाइड्रोलाइसिस की आपको रिएक्शन दे रखी है वो सारी यहां पे आ जाएंगे। देखो पहला मैं लिख रहा हूं NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फुल फॉर्म लिखूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। लिख लेना, सब्स्टिट्यूशन किससे होता है, ये होता है न्यूक्लियोफाइल, ये होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव को लव करती है, पॉजिटिव को कौन सी करेगी, नेगेटिव वाली। तो एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन किससे होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। मैं एक साइड में लिख दूंगा बाद में, या पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको उसको नोट कर लीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल तो लिख दिया यहां पे, फिर से लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट मींस नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वो किस पे जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किस पे होता है, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम ये बोल देते हैं ये क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो किसको लव करेगी, इलेक्ट्रॉन को। तो ये कह सकते हैं ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो हाइड्रोलाइसिस में एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें दो वर्ड मैंने बताया आपको, एक तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, एंड इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। थर्ड वन होगा नाइदर NSR नॉर ESR, नाइदर NSR नॉर ESR, न तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और न ही वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। नोट कीजिएगा इसको, तीन कैटेगरी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैमरे में सही दिखाई दे रहा है क्या, ओके। तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन से हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइदर इलेक्ट्रोफिलिक नॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ना तो न्यूक्लियोफिलिक होगा ना ही इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब इसको बेटा एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, यहां पर जब वाटर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, एक तो H+ होता है, दूसरा OH-, ये होता है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होता है, OH+, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होगा, H+। तो यहां पर क्या होगा, अटैक ऑफ, यहां पर होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या OH आयन, अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव इसका अटैक। और यहां पर होता है अटैक ऑफ, इसमें अटैक ऑफ H+, इसमें H+ का अटैक होगा बेटा। यहां पर OH नेगेटिव का अटैक होता है और यहां पे किसका अटैक होता है, H+ का। ठीक है, ये वाली कंडीशन कब फुलफिल होती है, अटैक ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का अटैक कब होगा, जब स्पीसीज के पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। ये कब होता है, जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कब होगा, इफ ऑक्टेट इनकम्प्लीट, या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो लेकिन उसके पास में प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, और
एक यहां पर ये बोल देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो, जिसको मैं आगे एग्जांपल से बता दूंगा। यहां पे तो जनरल कैटेगराइजेशन देखते हैं। OH नेगेटिव अटैक कब करता है? इफ ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या वहां पर प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है। H+ अटैक कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो उसका, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो एंड वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। इस कंडीशन में क्या होगा? ESR होगा। ठीक है। और एटलीस्ट वहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट 1 लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट 1 लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट, एक लोन पेयर वहां पे कम से कम प्रेजेंट हो। ठीक है। यहां पे देखो ये वाली क्या कब होगा? ये हाइड्रोलाइसिस इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। कब नहीं हो गई? यहां पे क्या होगा? कौन सी स्पीसीज में ऐसा? नाइदर NSR नॉर ESR। कौन सी कंडीशन में, कौन सी स्पीसीज में ऐसा होता है? जब ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, लॉन पेयर नहीं हो, एब्सेंट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, लॉन पेयर एब्सेंट हो। ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी नहीं हो, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट हो। तो नाइदर NSR नॉर ESR ये कंडीशन कब होगी? ऑक्टेट कंप्लीट हो, लॉन पेयर एब्सेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी एब्सेंट हो। तो यहां पे ये देखते हैं, अपन ये कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस, बट इन ड्रास्टिंग कंडीशन हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोलाइसिस does not take place, but in drastic condition, हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN1 मैकेनिज्म। होती क्या वो बताएंगे। इन ड्रास्टिक कंडीशन हाइड्रोलाइसिस, इधर लिख देता हूं, हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो नॉर्मल कंडीशन में तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, बट इन ड्रास्टिक कंडीशन, मान लो टेम्परेचर वगैरह हाई कर दिया, वहां पर आपको करवाना ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसको ड्रास्टिक कंडीशन बोल देता। तो वहां पर हाइड्रोलाइसिस होता है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। और SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड इन सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस में OH नेगेटिव अटैक ऑन केटाइन, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहां पर बताया बेटा NSR में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अटैक ऑफ OH नेगेटिव कब होता है? इफ ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, स्टेरिक हिंड्रेंस एब्सेंट हो, तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN2 मैकेनिज्म। हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN2 मैकेनिज्म, और इस कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू E2 मैकेनिज्म। ठीक है। तो बेटा ये कंडीशन ध्यान रखना। NSR OH नेगेटिव अटैक कब करना है? जब वैकेंट ऑर्बिटल हो, ये ध्यान रख लो। और लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हो, तब क्या होगा? ESR वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं हो, लोन पेयर भी नहीं हो, तो हाइड्रोलाइसिस हो गई। ठीक है। वहां पे कंडीशन अप्लाई करके हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं। और बेटा जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वहां पर हाइड्रोलाइसिस कौन से मैकेनिज्म से होगा? SN1। क्लियर हुआ? नोट कीजिए। फिर एग्जांपल से देखते हैं। नोट कर लिया? अब देखो एग्जांपल से देखते हैं। देखिएगा,
एग्जाम्पल लेते हैं, बस ये माइंड में सेट रखना कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सी कंडीशन में कौन सा हाइड्रोलाइसिस होता है। देखिए फर्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3, हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl3। PCl3 इसका हाइड्रोलाइसिस सिखाते हैं। देखो किस टाइप से हाइड्रोलाइज होता है। देखो बेटा, ये फॉस्फोरस, इसके पास लोन पेयर होता है, ये तो हमें पता है 3Cl। थर्ड पीरियड का जब भी सेंट्रल एटम होता है तो उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और जब भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो आपको ये बताया था वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। थर्ड पीरियड का एलिमेंट सेंट्रल एटम है तो उसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और बेटा जब भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो हाइड्रोलाइसिस कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NSR होगा। और इसके अंदर क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, ये अटैक करेगा ऐसे, ये अटैक करता जाता है, इधर से ये वाला निकलता जाता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से रिलीज होगा। ठीक है, ये बन जाएगा OHCl। ठीक है, ये क्या बन गया, निकल गया HCl। फिर देखो, फिर रिएक्शन रिपीट होगी 2 टाइम्स, HOH लिख दिया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये अटैक करेगा, इधर से Cl निकलेगा। बेटा आपके पास में क्या होगा, ये OHCl, यहां से क्या निकल गया, HCl। फिर यहां पे हम देख रहे, फिर यहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा, HOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। SN2 में ये एक साइड से अटैक करता है, उसके बैक साइड से ये निकल जाता है, फिर से यहां से HCl निकलेगा। तो क्या बन गया आपके पास में, POH OH OH। और फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड होता है, वहां पे P डबल बॉन्ड O बनना मस्ट है, इसलिए टाटामेरिज्म शो करता है। तो ये H इस पे जाएगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा थ्रू टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इसके थ्रू क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O H OH OH, क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड। तो बेटा अब आपको ये याद नहीं करना, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री में आप देखोगे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर देखोगे तो ये रिएक्शन दे रखी है PCl3, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो अब आपको उसका रखना नहीं है कि आपको ये बनाना है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड प्लस 3HCl, ये अब आपको लर्न नहीं करना है। आपको ये करना है, फॉस्फोरस है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल के केस में कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रोडक्ट बना लो। ठीक है, नोट कीजिए इसको और करवाते हैं। तो ध्यान क्या रखना, इसके पास में कौन सा ऑर्बिटल था, इसके फॉस्फोरस में देखोगे कौन से का, थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वहां पर मैकेनिज्म कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें कौन सी, SN2 मैकेनिज्म। नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, मिटा दें इसको। तो बेटा कुछ भी याद नहीं रखना, ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस उसके कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। देखिए और करवाते हैं, लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ NCl3, हाइड्रोलाइसिस ऑफ NCl3। NCl3 इसका हाइड्रोलाइसिस किस टाइप से, NCl3 ये हाइड्रोलाइज होगा। तो हम बेटा ये देखेंगे, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, Cl है, ये प्रेजेंट है। देखिएगा आगे। अब देखो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। सेंट्रल एटम के पास हम देख रहे हैं क्या है, ऑक्टेट, 3 बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है क्या नाइट्रोजन के पास,
सेकेंड पीरियड का होता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट, एब्सेंट। लॉन पेयर प्रेजेंट, वन लॉन पेयर प्रेजेंट। और जहां पर भी ये कंडीशन होती है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ईएसआर होता है। और यहां पर ये क्या होगा, H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है। क्लियर हुआ? और इधर से क्या निकलेगा, Ca निकलेगा। ठीक है, सॉरी बेटा। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, NHCl, और ये OH और Cl मिलके क्या बना लेंगे, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ऐसी रिएक्शन होगा 2 टाइम्स मोर, 2 बार और होगी ये रिएक्शन। तो 2 बार और रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या बनेगा, 2 टाइम्स मोर, ये वाला रिपीट कर रहे हैं, ये बन जाएगा। साथ में क्या होगा, -2 HOCl, ये होगा। या बेटा आप एक इसको है ना ऐसे भी कर सकते हो आप, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि जैसे ये नाइट्रोजन के साथ में क्लोरीन जुड़ा हो तो इसके पास वैकेंट है, तो ये जो OH नेगेटिव है ना, ये वैकेंट पे अटैक करके इसको निकाल लेता है, तो H क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको तो ये जो कंसेप्ट है इसी को ध्यान में रख लो। लोन पेयर वाले पे H प्लस लगा, ये OH के साथ निकलेगा, क्या बनेगा, HOCl। तो रिएक्शन क्या बनेगी आपके पास में, आपके पास में था NCl3 रिएक्ट विथ 3H2 फॉर्म अमोनिया प्लस 3HOCl, इसका फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो रिएक्शन कौन सी होगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बस ये देखना है कि सेंट्रल एटम के बेसिस पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो 100% NSR होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH अटैक करेगा सेंट्रल एटम पे, और वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर है, तो सेंट्रल एटम के साथ में कौन जाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आगे देखो, नेक्स्ट बताते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ CCl4, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ CCl4, इससे बेटा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसी पे, हाइड्रोलाइसिस में। ये पहले मैं हेडिंग ही लगा देता हूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 इसका हाइड्रोलाइसिस हम देख रहे हैं, तो इसके हाइड्रोलाइसिस में हम क्या देखेंगे, देखो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये H प्लस और OH नेगेटिव। बेटा सेंट्रल एटम के बेसिस पे हम देखना चाहेंगे कि कौन सी रिएक्शन यहां पे पॉसिबल हो सकती है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल सेकेंड पीरियड का है ना, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट। सेंट्रल एटम के पास में कंप्लीट ऑक्टेट है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, एब्सेंट। तो यहां पर नाइदर NSR नॉर ESR, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि जनरल कंडीशन में कुछ नहीं बोल रखा हो कि CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस इन नॉर्मल कंडीशन, ये लिखोगे आप, हाइड्रोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस। तो कुछ नहीं दे रखा हो तो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, और बेटा हम ये मानेंगे कि इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो CCl4 इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास में ना तो लोन पेयर ना वैकेंट ऑर्बिटल।
ठीक है, दोनों ही नहीं है उस कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। लेकिन बेटा एक चीज बता देता हूं मैं, इन ड्रास्टिक कंडीशन हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN1 मैकेनिज्म। वो कब मानना है? जब आपको कह रखा हो तब मानना है। चलो मैं बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो देखो, तो इसका पूरा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। देखिए क्या लिख रहे, नोट लगा के लिखिएगा। इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस। इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोलाइसिस does not take place but in drastic condition hydrolysis take place through SN1 mechanism। हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में इसके थ्रू हाइड्रोलाइसिस होगा। देखिएगा कैसे हाइड्रोलाइसिस होता है। ये CCl4 है और SN1 मैकेनिज्म होता है ना, वहां पर बेटा SN1 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, या कार्बन है तो यहां पे कार्बोकेटाइन बोल दो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड इन स्टेप सेकेंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव से लिखते हैं, यहां पे ये क्या होगा, OH नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस में। अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होती है, फास्ट होती है। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं, आपके पास में था CCl4। अब इसको मैं डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये बताइए, नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट टेक प्लेस बट इन ड्रास्टिक कंडीशन हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस थ्रू SN1 मैकेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन गैस टेक प्लेस। एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन, ये फॉस्जिन बेटा पॉइजनस गैस होती है। फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस फॉस्जिन टेक प्लेस। तो पॉइजनस गैस है, कौन सी बन जाएगी, फॉस्जिन। हमें तो मैकेनिज्म से मतलब है, मैकेनिज्म किस टाइप से होगी इसकी देखिएगा। CCl4 देख रहे हैं, ये होता है स्टेप फर्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें टूटेगा। ठीक है, Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर स्पीसीज होगी। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ साइड, फ्रंट और बैक, दोनों स्पेस खाली होते हैं। तो ये स्टेप फर्स्ट होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन गया। आपको तो बस इतना ही ध्यान में रखना है। और ये स्लो स्टेप है, ये होती है स्लो स्टेप। और कोई भी स्टेप जब स्लो स्टेप होती है, वो उसकी रेट डिटरमाइन करती है। उस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कौन करता है, स्लो स्टेप। इसको मैं बोल देता हूं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट होगी, ये होगी स्टेप सेकेंड। इन स्टेप सेकेंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा। क्या बनना लेगा, देखो OH Cl Cl Cl, ये बन रहा है। रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं होगी, उसके आगे भी चलेगी रिएक्शन। फिर देखो, फिर रिपीट होगी वंस मोर, एक बार और होगी। वो ये स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, Cl नेगेटिव निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन।
स्टेप सेकेंड, ये होगी स्टेप फर्स्ट, ये होगी स्टेप सेकेंड। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। ये इस पे अटैक करेगा तो बेटा देखिएगा ये बन गया OH OH Cl Cl, और एक ही कार्बन पे दो OH आ जाते हैं तो स्टेरिक हिंडेंस के कारण वो स्टेबल नहीं होते, तो यहां से पानी निकल जाता है, यानी वाटर रिलीज हो जाता है, यहां से वाटर रिलीज होगा तो क्या बनेगा? COCl2। और बेटा ये COCl2 होता है, यही क्या होती है आपकी? फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस ये पॉइजनस होती है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो बेटा आपको क्या पता है CCl4 के बारे में? आपसे ये पूछा जाए कि इसका हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं, तो आपको ये बताना है कि CCl4 इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। लेकिन आपको ये बोल दो कि ड्रास्टिक कंडीशन में फॉर्मेशन क्या फॉर्म करेगा? हाई टेम्परेचर कर दिया आपने, वेरी हाई टेम्परेचर करोगे तो Cl नेगेटिव टूट जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, आप OH अटैक करेगा तो ये बन गया, फिर से रिएक्शन होगा, फिर Cl नेगेटिव निकलेगा, फिर OH बन गया, अब यहां से टूट गया, ये दो OH आ गए। एक ही कार्बन पे 2 OH होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उस कंडीशन में वाटर निकल जाता है तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड ऑफ Cl2, और जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो आगे रिएक्शन नहीं होती। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए और बताते हैं CCl4 पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लिया? अब देखो CCl4 पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए बेटा जितने भी हाइड्रोलाइसिस हैं वो एक साथ में यहीं पे करवा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ CCl4, इसी के अंदर एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो क्या क्या पूछे जाते हैं यहां पे। बेटा आपको पता रहता सभी, फिर भी क्वेश्चन बच्चे गलत कराते हैं, वो गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखो CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, CCl4 does not hydrolyzed while PCl3 is hydrolyzed because, देखो आपको क्या दे रखा है, CCl4 does not hydrolyzed while PCl3 is hydrolyzed। ऐसा क्यों है? या वाई लगा देता हूं। अब यहां पे आपको क्या दे रखना है? CCl4 के बारे में देखना कि ये क्यों नहीं हाइड्रोलाइज हो रहा है। मैंने ऑप्शन लिखा ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड, कार्बन डज नॉट हैव या फिर हैज, डज नॉट हैव लोन पेयर्स, हैव लोन पेयर या हैज लोन पेयर लिख, तो कार्बन डज नॉट हैज लोन पेयर, कार्बन के पास में लोन पेयर भी नहीं है। ठीक है, कार्बन डज नॉट हैव vacant orbitals, vacant orbitals, and fourth all of these। अब देखिएगा, आप सब पता होते हुए क्वेश्चन बच्चे गलत कराते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको इसके थ्रू बता रहे हैं, आपको ये बोल रहा CCl4 ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, PCl3 ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो आपको ये पता है कार्बन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास में लोन पेयर भी नहीं है, उसके पास में ऑक्टेट भी उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये सारी कंडीशन होगी, इसलिए हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ये वाला गलत है कि यहां पर आपको कंपेयर करवा रखा दूसरे मॉलिक्यूल, अगर दूसरे मॉलिक्यूल को कंपेयर करवा रखा तो उसके बेसिस पे देखो आप। देखो CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज व्हाइल PCl3 हाइड्रोलाइज, PCl3 क्यों हाइड्रोलाइज हो जाता है? तो आप यहां पे देखते हैं ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है। क्लियर हो गया? और हाइड्रोलाइसिस का रीजन यहां पे क्या है? हाइड्रोलाइसिस का रीजन है वेकेंट ऑर्बिटल। तो फॉस्फोरस का हाइड्रोलाइसिस क्यों हो जाता है और CCl4 का क्यों नहीं हो पाता? तो PCl3 के होने का जो रीजन होगा ना वही बताना है। PCl3 क्यों हाइड्रोलाइज हो जाता है? क्योंकि उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो आप यहां पर ऑल ऑफ दिस नहीं करोगे, किसकी रेस्पेक्ट में बताना है? PCl3 के में। तो कार्बन डज नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है,
ऑल ऑफ दिस नहीं बताना, ऑल ऑफ दिस का भी आएगा, कब बताना है वो मैं बताऊंगा आपको। और देखो चलो मैं इसी के साथ में और ऑप्शन करवा रहा हूं, और क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं अलग फॉर्म से। CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज while NCl3 is hydrolyzed why, एक्सप्लेन इट, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू, वही सेम ऑप्शन है, ऑक्टेट ऑफ कार्बन या कार्बन हैव कंप्लीट ऑक्टेट, कार्बन हैव कंप्लीट ऑक्टेट। सेकेंड, कार्बन नॉट हैव लॉन पेयर्स। थर्ड, कार्बन डज नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, कार्बन डज नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। और फॉर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। यहां पे देखो तो एक का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा, दूसरे का हो जाता, तो दूसरे का क्यों हो रहा है इसके बेसिस पे बताना है। NCl3 का क्यों हो रहा है, क्योंकि NCl3 में आप देखा था ना HOH ये था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा था, ये सर। तो यहां पे बेटा हम ये देखेंगे कि ये इसके ऊपर अटैक कर रहा था लोन पेयर पे, वेकेंट ऑर्बिटल तो इसके पास में भी नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास में नहीं, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, लेकिन इसके पास में लोन पेयर है, जबकि कार्बन के पास में लोन पेयर नहीं। तो जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करवा रखा हो तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो रीजन है ना वही बताना आपको। अगर आप देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इसको मैं साइड में लिखता हूं, 3 क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलतियां कराते हैं यहां पे। फिर से मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ यही दे रखा है, CCl4 does not hydrolyzed why, सिर्फ ये दे रखा, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर नहीं है, सेम ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये वाला थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, ऑल ऑफ दिस। अब यहां पर सिर्फ CCl4 लिखा है, CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड व्हाई, तो CCl4 किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं है, तो क्या बताओगे, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी नहीं है, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता तब भी हो जाता, लोन पेयर होता तब भी हो जाता, वेकेंट ऑर्बिटल होता तब भी हाइड्रोलाइसिस हो जाता, कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो क्या लिखोगे यहां पर, ऑल ऑफ दिस। क्या बताया आपको, फुली कंसंट्रेट करना, अगर ये दे रखा है CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज, तब तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगर PCl3 के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो PCl3 का खुद का किसके कारण हो रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल के कारण, तो इसका रीजन है वेकेंट ऑर्बिटल। और यहां पर NCl3 से कंपेयर कर रखा है, और NCl3 का किसके कारण हो रहा है, लोन पेयर के कारण, तो यहां पर क्या होगा, लोन पेयर वाला आंसर आएगा। समझ में है? तो ये गलतियां नहीं करके आनी, आपको नोट कर लीजिए, और बताते हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, देखो और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बता देता हूं, उसके बाद में तो आपको बेटा कंसेप्ट यही लगाने, फिर तो करते जाना अपने से, ठीक है। देखो और बता देते हैं, एक नोट लगा के बता रहे हैं आपको बेटा, कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको दे रखा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो कभी भी आरएनएस एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, यानी वो H+ नहीं दे सकता, वो हमेशा एक्ट करता है एज ए लेविस एसिड, ठीक है। तो आपको क्या बताया, ऐसा कंपाउंड या एसिड या ऐसा एसिड जिसके पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड, नेवर बी एक्ट एज आरएनएस एसिड। लिखेंगे एसिड इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम
is incomplete. Octet of central atom is incomplete. Always act as, सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड, नेवर बी आरएनएस एसिड. तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, कभी भी आरएनएस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा. ये बेटा मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में भी, दोबारा से बता देते हैं. देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं. जैसे मेरे पास में बोरिक एसिड है H3BO3, ये बोरिक एसिड है, ठीक है. ये लिख दिया मैंने, इसको ऐसे बना दिया. ये इसके पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल. ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है. तो जब इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया HOH, तो अभी यहां पे देखो क्या होगा. ये बेटा जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, वो नहीं होना हाइड्रोलाइज होना चाहेगा, वो क्या चाहेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है. एसिड जिसका पास में भी ऐसे हो तो वो क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा. और ये क्या करेगा? इसको OH नेगेटिव इसको पर अटैक करेगा और ये वाला कंपाउंड बना लेता है OH OH OH. अटैक किया OH नेगेटिव और आपको क्या मिलेगा? साथ में एक H+. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो 1 वाटर जाएगा. अगर वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो पहले क्या होगा? 2 OH 2 वाटर मॉलिक्यूल वहां पे अटैक करेंगे. और 1 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तब तो 1 H+ निकलेगा. 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती तो वहां पे बेटा 2 H+ निकल जाता. तो यहाँ पे 1 H+ निकला तो इसको हम बोल लेंगे बेसिसिटी कितनी होगी? 1. तो इसको हम बोल देते हैं मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड हो गए, ठीक है. ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है तो 1 H+ निकलेगा. 2 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है तो वहां पे 2 H+ होगा, यानी डाइबेसिक. और एग्जांपल करवाते हैं. चलो मैं BCl3 से करवाता हूं. हाइड्रोलाइसिस ऑफ BCl3 कैसे बताएंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ BCl3, इसका हाइड्रोलाइसिस बता रहे हैं. देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन हो रही है, एसिड नहीं है अभी. वैसे तो लेविस एसिड इसको भी कंसीडर कर रहे हैं, आरएनएस के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते. तो यहां पे सबसे पहले ही देखो क्या होगा? NSR हो गया ESR. वैकेंट ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये प्लस ये माइनस. माइनस वाला अटैक करता है इधर से, ये Cl निकलेगा. क्या निकलेगा? HCl. क्या बन गया? BCl और ये क्या हो गया? OH. फिर वैकेंट ऑर्बिटल. 2 Cl है तो 2 बार और रिएक्शन होगी. मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं 2 टाइम्स मोर. डायरेक्ट बेटा मैंने यहां पे लिखा है 2 टाइम्स मोर. 2 बार और रिएक्शन होगी, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं तो क्या बनेगा? BOH का होल थ्राइस, ऑर्थोबोरिक एसिड. क्या रिएक्शन यहां पे स्टॉप हो जाएगी क्या? नहीं, वाटर एक्सेस में मानते हैं. तो आपके पास में ये बन गया BOH OH OH, ऑर्थोबोरिक एसिड है. फिर वाटर मॉलिक्यूल यहां पे आएगा और आपको ये पता ऑक्टेट यहां पे भी इनकम्प्लीट है. और जब भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड. यहां पे फिर ये OH नेगेटिव, वो ऊपर वाली फिनोमिना हो जाएगी. OH नेगेटिव फिर अटैक करेगा, यहां पे क्या बनाएगा? ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा. ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आएगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा भी इसका. देखो सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4. 4 के लिए क्या होता है? sp3. ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल. जबकि यहां पर क्या था? 1 2 3 क्या था? sp2. sp2 में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर. TP लिख रहा हूं मैं, ट्राइगोनल प्लेनर. कितने H+ आई निकले? यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं. वहां पर जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना, वहां पे देखो कितना H+ निकला है? 1 H+. इसलिए हम ये बोल देते हैं मोनोबेसिक लेविस एसिड. हालांकि वीक एसिड होता है, मोनोबेसिक लेविस एसिड. तो क्या क्या ध्यान में रखना है? एसिड इन विच ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, देन दिस एसिड ऑलवेज एक्ट एज लेविस एसिड, नेवर बी एक्ट एज आरएनएस एसिड. क्लियर हुआ?
और देखो नोट कर लीजिए इसको और करवा देते हैं। नोट कर लिया, चलो मिटाते हैं। देखो आगे, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiCl4। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ, थोड़ा सी जो अलग टाइप के हैं ना उनको और करवा देता हूं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ SiCl4। इसका हाइड्रोलाइसिस देखें। सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो तो बेटा ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। क्या होगा? SiOH Cl Cl, 3 Cl है, 3 टाइम्स मोर, फिर लिख देता हूं ऊपर 3 टाइम्स मोर, 3 बार और ऐसे ही होगा, तो अपन यहां पे बनेगा सिलिसिक एसिड, ये बनता सिलिसिक एसिड। और बेटा इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं ऐसे सिलिसिक एसिड के, और ये यहां पर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो देखिएगा इसमें क्या होता है, ऐसे 3 डायमेंशनल पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, HOSiOH OH OH, बहुत सारे मॉलिक्यूल है इस टाइप से अटैच है। OH इधर भी बना देता हूं मैं ऐसे, OH, सॉरी, ये देखिए ऐसे अटैच होते जाते हैं, HOSiOH OH OH, ऐसे मैंने बना के बताया आपको, ठीक है। तो यहां पे बेटा क्या होगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे, बहुत सारी यूनिट आपस में ऐसे जुड़ गई है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 3 डायमेंशनल पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, ऐसे निकलेगा इस टाइप से, और 3 डायमेंशनल ये पॉलीमर बन जाएगा जिसकी यूनिट SiO2 मानते हैं, ऐसे जुड़ जाएगा आपस में, ऐसे आगे से आगे जुड़ जाएंगे यूनिट, इस टाइप से। आपस में N यूनिट ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ये ध्यान में रखना है, इसका सिलिसिक एसिड होता है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर इसका फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, नोट कर लीजिए और करवाते हैं आपको। नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5, जो जो आपके है ना ब्लॉक केमिस्ट्री में दे रखे हैं वो सब मैं करवा देता हूं यहां पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5। नोट कर लिया इसको, देखो आगे, देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो इसमें 2 टाइप के हाइड्रोलाइसिस होते हैं, एक होता पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और एक होता कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। देखिएगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, कंप्लीट से क्या बनता है। ये आपका PCl5 है, वैसे तो आप इसको पता है ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी, TBP होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी होती है। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देखो
फॉस्फोरस से थर्ड पीरियड का वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट ऑर्बिटल होता है वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NSR। वैकेंट ऑर्बिटल में OH अटैक करेगा, Cl निकलेगा। ठीक है, एक Cl बच गया, मैं ऐसे ही बना के बता रहा हूं, OH Cl Cl Cl, ये हो गया। ठीक है, फिर एक बार और यहां पर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही सेम होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अटैक करेगा, Cl निकलेगा। OH OH Cl Cl। जैसे ही यहां पे दो OH इसके भी पास में आते हैं तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं और यहां पर बनाते हैं POCl3। क्या बना लिया? POCl3। तो बेटा यहां पर अगर दो ही वाटर मॉलिक्यूल लोगे आपको ये लिख रखा है PCl3 फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो रटना कुछ भी नहीं है, मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, तो आपको पता है ये वाला मॉलिक्यूल ही बनेगा। लेकिन वाटर को एक्सेस में ले लिया और इसको बोल देते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। यहां तक इसका क्या हुआ है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ। ये वाला क्या है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। फिर देखो आगे, अगर मैं ये रिएक्शन 3 टाइम्स मोर और कर दूं, या H2O आपको लिख रखा है एक्सेस में, एक्सेस वाटर, तो वहां पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर वही सेम रिएक्शन फिर रिपीट होगी, OH नेगेटिव पार्शियल, ये पार्शियल पॉजिटिव, वैकेंट ऑर्बिटल है, अटैक करेगा इसके ऊपर, HCl निकलेगा, क्या बन जाएगा? Cl की जगह 3HCl निकल के क्या बन जाएगा? OH, फॉस्फोरिक एसिड बन गया, H3PO4। तो बेटा अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पूछा हुआ है भी PCl5 प्लस 2H2, फिर बोल देते हैं X और Y, क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहां पे क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और इसके पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2HCl प्लस POCl3। ये हो गया आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अगर वहां पर वाटर एक्सेस में दे रखा हो या 5 वाटर मॉलिक्यूल दे रखा हो, जनरली ये लिखा जाता है PCl5 प्लस H2O, और यहां पे क्या है? एक्सेस, तो एक्सेस में होगा तो आगे भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, क्या बनेगा आपका? फॉस्फोरिक एसिड, क्या बन गया? H3PO4 प्लस 5HCl निकलेंगे टोटल, ये क्या होता है? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा कंप्लीट पार्शियल, ये कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओ, हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एक और करवाते, जितनी भी टाइप की कैटेगरी बन रही है वो सब कर लेंगे, कर लिया इसको। नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉक्सी एसिड, उनका हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रॉक्सी एसिड। जो भी इंपॉर्टेंट है सब कर रहे हैं बेटा। देखो देखिएगा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रॉक्सी एसिड, लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रॉक्सी एसिड्स। प्रॉक्सी एसिड है उसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं। देखो क्या किया, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ मार्शल एसिड, प्रॉक्सी एसिड में मार्शल एसिड या केरोस एसिड ले लेते हैं पहले, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्रॉस एसिड, केरोस एसिड, याद है ना H2SO5, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देखो ये होता है, ये सेंट्रल एटम क्या है इसका? सल्फर, कंसेप्ट तो वही है। जब भी सेंट्रल एटम सल्फर है थर्ड पीरियड का, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये इस पे अटैक करेगा।
जैसे ही अटैक करेगा तो OH वाला बॉन्ड नहीं टूटता बेटा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, प्रॉक्सी वाले बॉन्ड है ना, वो यहां से रिलीज होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पे क्या बनेगा, HOOOOH प्लस H2O2, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया आपके पास में और हाइड्रोजन प्रोक्साइड। और यहां पर जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है होता है ना, वो अनस्टेबल होता है और ये आगे टूट जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O में, और क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये प्रोवाइड करता है नेसेंट ऑक्सीजन। और जो भी बेटा नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट, इस टाइप से देने का। नहीं किसकी तरह बिहेव करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस है तो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नोट कर लीजिए। मार्शल एसिड का और पढ़ते हैं। लिख लिया, मिटा दे, आगे देखिएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मार्शल एसिड, याद है ना, मार्शल वन ऑफ द कार विच हैव टू हेडलाइट H2S2O8। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मार्शल एसिड H2S2O8, one of the car which have two headlights, this one. ये वही होगा सर, आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो यहां पे क्या होगा, किधर भी कर लो, मैं मान लेता हूं इस पे सेंट्रल एटम है, इस पे OH नेगेटिव अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ में H चला गया तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, HOS डबल बॉन्ड O और H, और इधर क्या बन गया, OH जुड़ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी ये हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो मार्शल एसिड इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, केरोस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसको फिर से हाइड्रोलाइज करवाओगे तो वही फिर से रिएक्शन होगी जो हम पढ़ चुके हैं, केरोस वाली प्लस नेगेटिव, फिर इस पे अटैक करेगा, ये निकलेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2 जो आगे नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो हम बात करें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है जिससे आपके पास में क्या बन रहा है, केरोस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर आपने यहां पे कंप्लीट करवा दिया तो ये केरोस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक में, तो क्या बनेगा 2H2SO4 प्लस हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ये था आपका हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट। ये फिर तो कितने भी एग्जांपल है, अपने से ट्राई करते रहो, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इस टाइप से हाइड्रोलाइसिस है, इसका कंप्लीट कंसेप्ट बताया, और ये कह सकते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री है, उसके हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, तो जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़िएगा, क्या कंसेप्ट बताया उसको माइंड में सेट रखिएगा। बस छोटा सा कंसेप्ट है कि सेंट्रल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं, इसके बेसिस पे हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।